वेलकम बैक। आप देख रहे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो को आगे बढ़ाते हैं। निवेश के साथ साथ टैक्स की भी बात अक्सर हम शो पर करते हैं और आज क्योंकि नया साल लग चुका है और ऐसे में साल की शुरुआत आपको करनी चाहिए टैक्स बचत के साथ, यानी ऐसे निवेश विकल्प जहां पर आप निवेश करके टैक्स बचा भी सकते हैं और साथ ही कमाई के भी आपको बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। कैसे स्मार्टली अपनी टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज आपको बनानी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, इस सब पर आइए बात करते हैं। सुजीत बांगर, फाउंडर taxbuddy.com मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और एक बार फिर से वो समय आ चुका है जब आपको इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस भी एक तरह जमा करनी होती हैं अपने अपने ऑफिसेज में। 31 मार्च की जो तारीख है वो भी सामने आ गई है। ख़ासतौर से अगर आप ऐसे शख्स हैं जो कि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अगर आप निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से ये समय है जब आपको तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं इस तैयारी को लेकर आगे बढ़ूं और सवाल आपके सामने रखूं उससे पहले मुझे ये बताइए आप कि लोगों को टैक्स बचत की जो प्रक्रिया है दरअसल साल की शुरुआत में ही शुरू कर देनी चाहिए। और वो उससे मेरा मतलब है जब आप नया फाइनेंशियल ईयर जब शुरू करते हैं तभी आपको एक रणनीति जो है वो बना लेनी चाहिए ताकि एन मौके पे अगर आप टैक्स बचाने के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदने जाए तो आपको घाटा ना हो या आपको एक गलत प्रोडक्ट ना खरीद ले। लेकिन क्योंकि आप इस पूरे व्यवसाय में हैं सुजीत, आपसे वो समझना है मुझे पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें या उसकी बात करें एक आंकड़ा, सबसे ज़्यादा टैक्स बचत किस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में हुई है? क्या हम इंश्योरेंस में यूलिप्स की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंसेस की बात कर रहे हैं, एएलएसएस की बात कर रहे हैं? अव्वल सबसे पहले नंबर पर कौन सा निवेश का विकल्प था? देखिए, इसमें आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। लेकिन इसका आंसर देते वक्त एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली डेटा पब्लिश किया। ऑलमोस्ट 8 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग हुआ है करंट फाइनेंशियल ईयर में बाय 31 दिसंबर। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि न्यू टैक्स रेजिम जिन्होंने लिया है उनकी जो संख्या है वो अपेक्षा से बहुत ज्यादा है। और न्यू टैक्स रेजिम जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कोई प्रोएक्टिवली करने की जरूरत नहीं होती। तो फर्स्ट पॉइंट यह है कि ज्यादातर करदाता जो है वो न्यू टैक्स रेजिम ले रहे हैं जहां पे उनको इन्वेस्टमेंट्स न करने का ऑप्शन है और जहां पे वो लोअर टैक्स रेट अवेल कर सकते हैं। ये एक पहली फैक्ट है। दूसरा है, ट्रेडिशनली इंश्योरेंस जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड, उसका प्रोपोर्शन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिशनली ज्यादा रहता है। आप किसी भी साल का डेटा निकालेंगे आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड प्रोविडेंट फंड, इसका इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा दिखेगा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में। बट लेटली लास्ट 3-4 ईयर्स में एनपीएस का जो द फ्लो चल रहा है, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो चल रहा है वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। तो एनपीएस भी बहुत अच्छी तरीके से पिकअप ले रहा है। तो ये इस प्रकार का सिनेरियो है एज फार एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर कंसर्न। तो आपने काफ़ी दिलचस्प बात बताई कि जो नई टैक्स व्यवस्था की ओर लोगों का रुझान है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आंकड़ा अगर आप मुझे बता सकें, क्योंकि जब भी नई टैक्स व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया था तब कुछ खास उत्साह लोगों में नहीं दिखा था और उसके बाद हमने देखा कि टैक्स स्लैब्स जो है उसमें थोड़े से बदलाव किए गए, कुछ एक आधा यहाँ पर जो है वो छूट देने की बात हुई नई टैक्स व्यवस्था, और उसके बाद आपको लगता है कि लोगों का रुझान बढ़ा है और उन्होंने अपनाया है इसको। क्या आंकड़ा हो सकता है कुल मिला के उन लोगों का जो कि नई टैक्स रिजीम के तहत कर रहे हैं ये सब? आंकड़ा तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है तो वो पब्लिक डोमेन में है, वहां से हम ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो खुद हमारे टैक्स पेयर जो taxbuddy.com में जो यूजर्स हैं उनका जब एनालिसिस करते हैं, जो पास्ट यूजर्स है, पास्ट उनका हिस्ट्री 2 साल में जब से टैक्स न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद, तो बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों का निर्णय जो होता है वो इन्फॉर्म नहीं होता। लोगों का निर्णय जो होता है वो कैश फ्लो इंड्यूस्ड होता है। तो आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है टैक्स सेविंग के लिए तो आपका कैश आउट को होने वाला। अगर मुझे एनपीएस में 50,000 इन्वेस्ट करना है तो मुझे 50,000 डिस्पोजेबल इनकम से निकाल के इन्वेस्ट करना है। मैं ईएलएस में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे ईएलएस के लिए 1,50,000 या जो भी मुझे इन्वेस्ट करना है वो मुझे डिस्पोजेबल मेरा इनकम का जो फंड है वहां से मुझे निकलना है और मुझे इन्वेस्ट करना है। तो मेरा जो
कैश फ्लो है उसमें से वो पैसा जाने वाला है। तो जनरली क्या होता है, कॉमन टेंडेंसी होती है कैश फ्लो कंट्रोल करने का। तो अगर वहां पे ऑप्शन है कि इन आपका कैश आउट गो कंट्रोल करो, कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आ रहा है या कोई अपना बजट ओवररन हो रहा है, तो कॉमन पर्सन क्या बोलेगा कि बेटर टू होल्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट एंड एटलीस्ट गो फॉर द न्यू टैक्स रेजिम। तो इसके लिए मेरा तो ऑब्जर्वेशन यह है कि न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्ट करने का जो प्रेसिडेंस, जो हमें इंसिडेंस दिखता है, उसमें इन्फॉर्म डिसीजन के एग्जाम्पल्स बहुत कम है। वो इम्पल्सिव बहुत है कि कैश फ्लो के कारण मोस्टली इंड्यूस वो डिसीजंस होते हैं। इसका रीजन है कि हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स तो अननोइंगली करते हैं। तो हमें एक बार तो देखना चाहिए कि हम ओल्ड टैक्स रेजिम में हमने ऑलरेडी कितना टैक्स सेव किया है। कभी कभी तो ऐसा है कि हमें प्रोएक्टिवली कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती, ऑलरेडी हमने बहुत सारा किया होता है और हम सिलेक्ट करते हैं न्यू टैक्स रेजिम। तो ये इन्फॉर्म डिसीजन लेने की बहुत जरूरत है इसमें। तो क्लियर हो गई है कि आपको जो है बहुत ही सोच समझकर निवेश की रणनीति अपनानी होगी यहाँ पर, अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत निवेश कर रहे हैं ख़ास तौर से। तो सुजीत, एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि अब क्योंकि अलग अलग दो टैक्स व्यवस्थाएं हैं, मैं चाहती हूँ कि हम एक ब्रशअप कर लें पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था में किस तरह के टैक्स स्लैब है। शुरुआत नई टैक्स व्यवस्था के तहत में करना चाहती हूँ। टैक्स स्लैब्स एक बार रिफ्रेश कर दीजिए और साथ ही बता दीजिए कि किस किस तरह की टैक्स छूट इनको मिलती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि निटिग्रिटीज में जाने के बजाय जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत जरूरी है कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको ओवरऑल टैक्स स्लैब्स में रेट्स जो है ना वो कम मिलते हैं। तो आप लेस टैक्स इंसिडेंस आपका आता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको टैक्स, आपका टैक्स आउट को कम करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है प्रोएक्टिवली, उसके बाद आप डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है। सो इसके लिए टैक्स के जो रेट्स है वो बहुत बार हमें करेक्ट पिक्चर नहीं देते। हमें हमारा हमारा जो इनकम है उसको कैलकुलेटर में डाल के हमें वो सिनेरियोज रन करने चाहिए कि मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टेड ये अमाउंट है, तो इस केस में ओल्ड टैक्स रेजिम कितना टैक्स देगा। और मैं अगर इसी सिनेरियो में न्यू टैक्स रेजिम लो तो मेरा कितना टैक्स इंसिडेंस आ रहा है। तो जब तक हम ये प्रॉपरली रन नहीं करेंगे कैलकुलेशंस, तब तक हमें हमारा इन्फॉर्म डिसीजन नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो गलतियां होती है टैक्स पेयर से टैक्स रेजिम सिलेक्ट करने में, उसका कारण ही है कि इन्फॉर्म डिसीजन नहीं है, जैसे मैंने आपको अर्लियर बोला। चलिए, वो तमाम लोग जो इस वक्त पुरानी टैक्स व्यवस्था में हैं उनके लिए फ़ायदे के निवेश के विकल्प अब हम बताते हैं, जहां पर आप टैक्स भी बचा सकते हैं और साथ ही अपने पोर्टफोलियो को एक नई दिशा भी दे सकते हैं, जहां पर दो फ़ायदे हों, टैक्स भी बचे और इसके साथ साथ आपकी कमाई भी हो और आपके निवेश लक्ष्य की ओर आप आगे भी बढ़ें। ATC के तहत यहाँ पर हम बात करते हैं, जहाँ पे ELSS इक्विटी ओरिएंटेड अगर हमको समझना चाहें निवेश के विकल्प, उनका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम देखें तो टर्म प्लान जैसे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो उनका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। बताएं सुजीत विस्तार से। देखिए, ATC ए बहुत ही डाइवर्सिफाइड ब्रैकेट है। इसमें 1,50,000 का कैप है। तो ATC में नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, लेकिन इन सब में ऑल टुगेदर टोटल आप 1,50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे आपने बोला ये ELSS है, PF है, मेनी NPS है, मेनी थिंग्स आर देयर। तो जैसे टू बिगिन विथ ELSS, तो ELSS मैं पर्सनली, मेरा ये बिलीफ है कि अगर आप 20s में है, अगर आप 30s में है, तो आपको ATC का ब्रैकेट के लिए आपको ELSS को यूज करना ही है। क्योंकि ELSS आपको ना फर्स्ट एक्सपोजर देता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, और वो भी इस प्रकार से देता है कि ELSS में आप देखेंगे तो मैक्सिमम एक्सपोजर लार्ज कैप्स का होता है ELSS। दूसरा क्या होता है कि इसमें कंपलसरी 3 साल का लॉक इन होता है, तो आपको आपको कंपलसरी होल्ड करना ही पड़ता है 3 साल के लिए। तो आपको एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जो पॉजिटिव जो हैबिट है वो लग सकती है, इसलिए ELSS एक अच्छा ऑप्शन है टैक्स सेविंग के लिए। और अगर आप 20s में है, 30s में है,
और अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे टैक्स सेविंग के लिए, तो आपको एक एक बार रिट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। तो ईएलएसएस से बहुत ही अच्छा जो है वो में एक इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्टली दूसरा, आपने जो आपने कौन सा नाम लिया था दूसरे इंस्ट्रूमेंट का? मैंने इंश्योरेंस की बात कही थी, जहाँ पर इंश्योरेंस, लोगों में जी, प्योर लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम या बात करें तो या टर्म इंश्योरेंस जैसे प्लान्स। जी। तो अनदर अनदर टैक्स सेविंग में ना, अनदर एक मिसकंसेप्शन ऐसा है कि जब कोई भी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है प्रोफेशनल ऑफ द अर्निंग इनकम और एनीथिंग, तो सबसे पहले वो ट्रैप में अटक जाता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के। कोई सेलर आता है, कोई इसका मिस सेलिंग कर लेता है। तो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज तो हिस्टोरिकली टैक्स सेविंग के लिए यूज किए जा रहे हैं। वो कितने अच्छे हैं, वो कंपाउंडिंग के लिए अच्छे हैं, लाइफ इंश्योरेंस के कवरेज के लिए अच्छे हैं, वो बहुत ही डिबेटेबल पार्ट। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है इसमें कि एटीसी में कुछ चीजें आपको ऐसी क्योंकि उसका देखिए 1,50,000 का कैप है वहां। तो वो कैप बहुत बड़ी चीज है। वो आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकते एटीसी के इंस्ट्रूमेंट्स में। 1.5 लाख का एक कैप है। तो आपको एक कैप अगर प्रूडेंटली यूज करना है, तो आपको पहले इंश्योर करना है कि मेरी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जो जनरली 7 to 8 times ऑफ योर एनुअल इनकम बोला जाता है, वो है क्या। अगर वो प्रॉपरली नहीं है, तो मुझे कवर करना है। अगर इसमें आप और 7 to 8 times कवरेज लेने के लिए अगर मैं ट्रेडिशनल पॉलिसी यूज करूँ, तो प्रैक्टिकली मेरा पूरा बजट अपसाइड डाउन हो जाएगा। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट कि मुझे टर्म प्लान लेना चाहिए। तो मैं टर्म प्लान ले लूं और मेरा कवरेज प्रॉपर करूं, और टर्म प्लान का प्रीमियम जो है वो आ जाएगा मेरे एटीसी के ब्रैकेट में। तो एएलएस पहले टर्म एएलएसएस का जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है वो भी एटीसी में आ रहा है। टर्म प्लान कुछ पे जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी एटीसी में आ रहा है। इसके साथ अगर कुछ लोगों को यूलिप का ऑप्शन ये करते हैं, मतलब पसंद करते हैं कि अगर किसी को म्यूचुअल फंड प्लस लाइफ इंश्योरेंस दोनों का उनको एक मिक्स प्रोडक्ट चाहिए, तो एक यूलिप भी थोड़ा आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है। लेकिन पर्सनली ऐसा है कि प्योर प्ले प्रोडक्ट कोई भी अच्छा है। आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन लेना है टैक्स सेविंग का, आप ईएलएसएस ले लो। आपको लाइफ इंश्योरिंग कवरेज का ऑप्शन लेना है टैक्स सेविंग में, तो आप टर्म प्लान ले लो। और तीसरा इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस में होता है लाइफ इंश्योरेंस, बट वो एटीसी के बाहर आता है। तो लाइफ इंश्योरेंस जो हम खुद के लिए लेंगे या हमारे फैमिली के लिए या पेरेंट्स के लिए, तो वो एटीसी के बाहर आता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, उसको भी सेक्शन 80D के तहत आपको नामांकित ज़रूर करना है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो इसके फ़ायदे नहीं जानते हैं, और अपने लिए ले या अपने माता पिता के लिए, उसमें भी एक रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट है जो आपको अलाउ किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है जिसका फ़ायदा उठाना चाहिए। नहीं, एकदम सही है, क्योंकि एटीडी अगेन वन ऑफ द निग्लेक्टेड प्रोविजन है। निग्लेक्टेड इन द सेंस कि ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं होता। आप देखिए कि पिछले 2 साल में हमने कितने बार कोविड टेस्ट करवाया है, कोविड 2020 के बाद। आजकल साल में एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप का भी बहुत ट्रेंड आ रहा है। तो बहुत फोर्टीज में जो जाते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट सर्वेंट को तो कंपलसरी होता है, प्राइवेट में भी बहुत बार कंपलसरी कर रहे हैं, या फिर वॉलंटरी भी बहुत लोग करते हैं। तो अगर आप प्राइवेट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कोई भी खर्चा करते हो, तो उसको आपको 5,000 तक का डिडक्शन मिलता है। तो आप सिर्फ वो रिसिप्ट जमा करके रखिए, तो वो आपको 5,000 का एटीडी में आप डिडक्शन ले सकते हो। टोटल एटीडी में आप 25,000 का डिडक्शन ले सकते हो फॉर सेल्फ एंड फैमिली। जिसमें तो ये 25,000 प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए आप एक अच्छा मेडिक्लेम का पॉलिसी ले लीजिए, खुद के लिए, खुद के डिपेंडेंट फैमिली के लिए। एंड वो, और उसके साथ अगर 25,000 में थोड़ा सा ब्रैकेट बचता है, तो उसमें आप वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आप ऐड कीजिए, तो उसका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए भी आप
इंश्योरेंस की पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम ले सकते हो 25,000 तक, उसका भी आप डिडक्शन एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो। तो खुद का, फैमिली का 25,000, पेरेंट्स का 25,000। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, राइट, तो फिर ये 25,000 का 50,000 होता है आपका। तो आप खुद का 25,000 और सीनियर सिटीजन पेरेंट उनका 50,000, 75,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सपोज आपके पेरेंट्स में इंश्योरेंस में कवर नहीं है और आपको कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करने की नौबत आती है अनफॉर्चुनेटली, तो इन दैट, और आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है, तो उसमें 50,000 तक का मेडिकल एक्सपेंडिचर का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इन दिस केस। सो दैट इज बियॉन्ड योर पर्सनल एंड फैमिली मेडिक्लेम। तो एटीडी ये बहुत अच्छा एक डिडक्शन है, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टैक्स सेविंग होता है, बट उसकी लाइफ सेविंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन टैक्स सेविंग। तो और कोविड में हमने देखा है कि हेल्थ इमरजेंसीज कैसी ब्लैक स्वॉन जैसी अचानक आ जाती है। तो लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एटीडी इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट। और इसके अलावा रिटायरमेंट के लिहाज से अगर आप चाहें तो एनपीएस को भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और एटीसी और एटीसीसीडी मिलाकर यहाँ पे आपको लगभग जो एक्स्ट्रा आपको अतिरिक्त 50,000 का फ़ायदा मिलता है एनपीएस में, इसका आप अपने पोर्टफोलियो में समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर रिटायरमेंट के लिए भी आप निवेश करें और इसके साथ साथ टैक्स की छूट का भी आपको फ़ायदा मिले। सुजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ हमारे फाइनेंशियल प्लानर्स जुड़ेंगे जो दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। और आज का जो सेशन होगा सवाल जवाब का बेहद खास है, क्योंकि आज हमने केवल YouTube के ही दर्शकों के सवाल जो हैं वो शामिल किए हैं। अगर आप भी इस बीच हमें YouTube पर देख रहे हैं तो अपने सवाल डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ब्रेक पर जा रही हूँ मैं, ब्रेक से लौटते ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू।